हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम आप सभी का एक बार फिर से। तो देखिए सिलेबस क्लास 8th डी चैप्टर फ्रिक्शन कोर्स फाउंडेशन एंड ओलंपियाड। तो इसके लिए आज का जो लेक्चर रहेगा वो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि किस किस मेथड से जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट हम मेथड करें बाय पॉलिशिंग द सरफेस। बाय पॉलिशिंग द सरफेस। अब सरफेस को पॉलिश करने से क्या होता है, देखिए सिलेबस rough surface becomes smooth. Rough surfaces becomes smooth by polishing. पॉलिश करने से क्या है, जो रफ सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट रिमूव द हिल्स एंड वैलीज फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम दैट सरफेस। आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इनको रिमूव करने के बाद क्या होगा, सरफेस जो है स्मूथ हो जाता है। कोई भी फॉर एग्जांपल वहाँ पर एक इस टाइप से हिल टाइप है, तो वहाँ पर जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो वहाँ जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। नंबर 2, बाय लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का जो यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक ऑयल या फिर हम बोले ग्रीस, ठीक है। ऑयल या ग्रीस, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई लॉक होता है या फिर गेट है, प्रॉपर वो काम नहीं करते, गेट जो बंद करते हैं हम, तो जब लॉक काम नहीं करता तो वहाँ क्या करना पड़ता है, ऑयल देना पड़ता है, जिससे वो क्या प्रॉपर काम करने जाता है। जो बाइक है ऑटोमोबाइल से वहाँ ग्रीस जो होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, वो जो दो सरफेस होते हैं, सपोज ये दो सरफेस है, यहाँ पर ये सरफेस ऐसे था, इंटरलॉकिंग हो रखी थी यहाँ पर, तो ये जो है स्मूथ नहीं है। यहाँ ऑयल या ग्रीस ऐसे हम देंगे तो क्या हो जाएगा, इस टाइप की लेयर बनाएगा बिटवीन द टू सरफेस, तो वहाँ जो सरफेस है वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। तो इस टाइप से कर देगा। पहले ये सिचुएशन थी बिफोर ऑयल या ग्रीस हमने नहीं दिया तब तक, और आफ्टर ये सिचुएशन इस टाइप से हो जाएगी। नंबर 3, या तो आपने भी क्या होगा, बाय स्प्रिंकलिंग द पाउडर। तो इससे क्या होगा, जैसे आप सभी कैरम बोर्ड खेलते होंगे, कैरम कॉइन जब काम नहीं करते तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर पाउडर उसके ऊपर जो भी हम घरों में यूज़ करें वो उसके ऊपर छिड़क देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जो उसके अंदर इरेगुलरिटीज जो होती हैं तो फिल हो जाती है। इरेगुलरिटी फिल हो जाएंगे तो सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो ईजिली काम करता है, ईजिली हम उसके ऊपर कैरम कॉइन है वो ईजिली अपना वर्क करते हैं, सरफेस क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, ठीक है। नंबर 4, बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। ये क्या होता है इसके बारे में समझे बस। सपोज ये कोई सरफेस है, यहाँ हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर इसी केस में अगर यहाँ पर बॉल बेयरिंग का यूज कर लिया जाए, इस टाइप से अगर यूज करें, तब यहाँ फोर्स क्या ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा। सेम ऑब्जेक्ट है हैविंग सेम मास, तो इस केस में फोर्स क्या है, जो कम लगेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में रिड्यूस हो चुका है। तो ये कुछ मेथड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की, ठीक है। एक और मेथड है जिसकी हम बात करें, नंबर 5, बाय स्ट्रीम लाइनिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम लाइन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो शेप है उसको इस टाइप से बनाया जाए ताकि जो वाटर है या फिर गैसेज है, एयर है, उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। लाइक एरोप्लेन है, बोट है, ठीक है, उनको इस टाइप से डिजाइन किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो अपोजिंग फोर्स है, जो उसके मोशन को रोकना चाहता है, तो वो क्या हो जाए, उसकी वैल्यू कम से कम हो, मिनिमम वैल्यू हो, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। क्या क्या थे आपको याद रखना, बाय पॉलिशिंग द सरफेस, नंबर 1। नंबर 2, बाय लुब्रिकेंट्स, बाय द यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स, ऑयल या ग्रीस जो है उससे। नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखिए शाबाश, नंबर 3, बाय स्प्रिंकलिंग द फाइन पाउडर। जो हम पाउडर जो छिड़कते हैं कैरम बोर्ड जो खेलते हैं तो याद रह जाएगा। नंबर 4, बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग, वहाँ से यहाँ पर इस केस में जो फोर्स है कम लगेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस होगी। नंबर 5 क्या है, बाय द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इस टाइप से डिजाइन करना किसी भी ऑब्जेक्ट को ताकि जो फोर्स लग रहा है कम से कम लगे। या फिर हम जैसे स्विमिंग करें, स्विमिंग के केस में क्या होता है कि ऐसी स्विमिंग की जाती है तो हम ये अपनी शेप जो है उसको इस टाइप लगते हैं ताकि मैक्सिमम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो अपोज कर रहा है उसको कट कर दें हम, ठीक है, तभी ये सक्सेसफुल होता है। तो ये कुछ मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को कम कर सकते हैं। अब देखते हैं शाबाश वो मेथड जिसकी हेल्प से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है।
देखिए शाबाश, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। डिक्रीजिंग फ्रिक्शन के केस हमने कर लिए। तो सबसे पहला केस देखिए शाबाश, फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड by increasing the roughness of the surface, by increasing the roughness of the surface। सरफेस को जितना ज़्यादा रफ करेंगे उतना ज़्यादा जो फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। इन केस ऑफ मैच स्टिक, जो मैच बॉक्स जो होता है, माचिस जो होती है, उस केस में अगर बात करें तो उसका जो सरफेस होता है वो इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है जिससे वो क्या होता है, ईजिली कैच फायर, तो उससे जल्दी ही हमारे पास लाइट अप हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो सरफेस होता है वो इस टाइप से बनाया जाता है, इतना रफ कर दिया जाता है उस सरफेस को, ताकि उस पर जो उन दोनों के इन बिटवीन जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से लाइट अप हो जाता है। तो नंबर 1 तो आपके पास ये केस था, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रफनेस। नंबर 2 बाय यूजिंग ग्रूव्स। ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप से अगर बात करें, जैसे आप नए स्लीपर लेकर आते हैं, ठीक है, चप्पल हैं, तो उस केस में क्या होता है, तो स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो घिस जाते हैं, तो उससे क्या होता है, स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इरेगुलरिटी थी वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, तो उसमें स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो टायर्स हैं उनको भी इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसकी जो है इंटरलॉकिंग पकड़ जो है मजबूत हो, ठीक है। एक ऐड आती है टीवी पर, अगर आप लोगों ने देखा तो C8 टायर जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि मजबूती का एक ही नाम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो यही चीज़ शो करते हैं कि तो जो रोड है वहाँ चल रहे हैं तो उसकी जो ग्रिप जो है वो मैक्सिमम हो पाए, ठीक है। जो नए स्लीपर जो होते हैं उनमें ग्रोव्स जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, इंटरलॉक कर लेते हैं सरफेस के साथ, पकड़ बना लेते हैं, जिससे आप लोग स्लिप नहीं होते तो उससे बच जाते हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा उससे पहले का जो केस था, एक जो सॉफ्ट सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, कई बार जैसे इन केस ऑफ मॉपिंग द फ्लोर, तो उस केस में क्या होता है, हम गिर जाते हैं कई बार। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इरेगुलरिटी वो फिल कर दी जाती है सॉफ्ट सॉल्यूशन से। सॉफ्ट सॉल्यूशन भी क्या करता है, फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो पहले वाले का एग्जांपल था वैसे तो इस केस में डिस्कस, तो इस केस में आप बताएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग ग्रो। उस केस में क्या हो जाता है, इस केस में अगर बात करें तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय दैट। और नंबर 1 क्या था, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस। सरफेस जितना रफ करेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, ओके। तो ये कुछ केस थे। उसके बाद हम बात करते हैं क्या जो फ्रिक्शन है, अब तक हमने ये पढ़ा कि सॉलिड ए केस में होता है, फ्रिक्शन लिक्विड ए केस में भी होता है। लिक्विड ए केस में जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन इन केस ऑफ लिक्विड जो होता है उसको बोलते हैं ड्रैग, या फिर उसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग, ठीक है, जो अपोज करते हैं, जहां अपोज होता है उसको बोलते हैं ड्रैग, ठीक है। तो इस केस में कैसे अपोज होता है, ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड अगर बात करें तो वो भी बिल्कुल अपोज करता है किसी मोशन का, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो बोट होते हैं उनकी इस प्रकार से प्रॉपर डिजाइन किया जाता है, जो और नेचर की हेल्प से अगर बात करें, जो फिश है उनकी जो शेप इस टाइप से होती है कि वो जितना भी मैक्सिमम जो वाटर होता है उसको कट कर देती हैं। वहाँ पर जो उन केस में फ्रिक्शन होता तो है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर होता है, उसको पूरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। हम भी जब स्विमिंग करते हैं तो किस टाइप से करते हैं, ये नहीं कि ऐसे हाथों को फैला देते हैं, तो वो शेप बनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से वो स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, जिसको स्ट्रीमलाइन शेप का कंसेप्ट यहाँ जरूरी है उसको समझने के लिए, जिससे क्या होता है मैक्सिमम जो वाटर वो कट हो जाता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। और एयर के केस में फ्रिक्शन लगता है उसको एयर फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किस केस में होता है, सॉलिड में जो होता है फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस के केस में होता है। गैस या फिर आप इसको सिंपली एयर बोल सकते हो, ठीक है, एयर होगी। और लिक्विड के केस में क्या होगा, वाटर होगा, सिंपली वाटर का हम केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी में क्या होता है, एरोप्लेन है वो इसी बेस है, जितने बर्ड हैं तो उनकी जो शेप है नेचर ने इस टाइप से बनाई, तो जो फ्रिक्शन है वहाँ कम से कम वो ऑफर करें, ठीक है। तो ये कुछ रीजन थे इन सभी के, जो सॉलिड लिक्विड गैस के हमने पढ़े। अब कुछ बात करते हैं, देखिए सपोज कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, हैविंग मास 10 kg, 10 kg इसका मास है। अगर यहाँ पर ये जो सरफेस है, सरफेस के म्यू की वैल्यू गिवन आपको अगर होते पेपर के अंदर, म्यू एस गिवन है सपोज आपको 0.6, और जो म्यू के गिवन है आपको उसकी वैल्यू 0.3 सपोज, ठीक है। ये वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एफ एल और एफ के की वैल्यू निकालें, क्या होगी इस केस में, ठीक है, एफ एल क्या होगा, एफ के क्या होगा। सबसे पहले तो बता दूं, एफ एल तब रहेगा जब ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा तब तो एफ एल का काम है,
जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब किसका काम है, एफ के का काम है। एफ एल की वैल्यू क्या होगी उसके लिए आपको याद रखना, जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। अब एन क्या है सर, ये देखना आपको समझना है। म्यू है, इसको तो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक ही इक्वेशन बेटा आपको याद रखनी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एयर, एन बी द नॉर्मल रिएक्शन। और एफ के बारे में समझ गए। अब आप एफ क्या, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर। तो म्यू जो होता है इसकी यूनिट नहीं होती, म्यू यूनिटलेस होता है, क्योंकि फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है और नॉर्मल रिएक्शन की यूनिट भी न्यूटन होती है। तो म्यू जो होता है एक यूनिटलेस होता है, ठीक है। आप इसको याद रखो, कोई यूनिट इसकी नहीं होती, हैविंग नो यूनिट। म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, ये फॉर्मूला इसका आपको लर्न करना है, ठीक है। अब म्यू होगा क्या, देखिए सर, बस ये वेट है, वेट कितना होगा 10 इंटू जी, और ये है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो है आर या एन से इसको लिख देते हैं। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 10 इंटू जी, अगर जी की वैल्यू 10 है तो ये होगा 100 न्यूटन, ठीक है। अब आपको सपोज यहाँ पर एफ एल निकालना है, मैक्सिमम फोर्स, तो क्या होगा म्यू एस इंटू के, म्यू एस इंटू में एन। म्यू एस कितना 0.6, एन कितना 100, तो ये कितना हुआ 60 न्यूटन। एफ के क्या हुआ, म्यू के इंटू में एन, म्यू के कितना 0.3 इंटू 100, ये कितना हुआ 30 न्यूटन। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, डायनेमिक फ्रिक्शन जिसको बोला गया, इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, कम होगी, किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है उससे इसकी वैल्यू हमेशा ही लेस रहेगी। इसीलिए बताते हैं कि जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, रेस्ट से मोशन में लेकर आना मुश्किल होता है, और चलते हुए ऑब्जेक्ट को चलाना आसान होता है, ठीक है। तो ये इसके पीछे लॉजिक रहेगा, ये इसके पीछे रीजन रहेगा, ओके। ये देखिए शाबाश, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या था, अपोजिंग फोर्स था, जो क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, ठीक है। और जो फ्रिक्शन था इसको एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोल देते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपनी वैल्यू क्या करता है, एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब इसकी टाइप के बारे में अगर बात करें, टाइप हमने 3 की थी, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आपके 2 ही हैं, क्लास 8 जो है, एक स्टैटिक, एक काइनेटिक। स्टैटिक कब, जब तक ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट पर, तब उस केस में स्टैटिक। और डायनेमिक या काइनेटिक, इसका सेकंड नेम था डायनेमिक। तो डायनेमिक या काइनेटिक कब होगा, जब ऑब्जेक्ट किस में होगा, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसको बोलेंगे काइनेटिक। काइनेटिक के बाद इसके 2 केस हमने किए थे, स्लाइडिंग और रोलिंग। स्लाइडिंग का केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट क्या करे, यहाँ पर स्लाइड करे, और रोलिंग केस में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करे, रोल करे। तो ये दोनों केस हमने इसके डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद था इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या एडवांटेज भी हमने इसकी पढ़ी, और डिसएडवांटेज जो एनर्जी का, हीट का लॉस था, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज की यही थी, ठीक है। और एडवांटेज क्या क्या थे, इसके बिना हम लिख नहीं सकते थे, कोई काम जो प्रॉपर वो नहीं कर सकते थे, चल नहीं सकते, सभी केसेस इसी के थे। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, फ्रिक्शन को रिड्यूस और इंक्रीज कैसे किया जाता है, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, पॉलिश करके, ठीक है। और क्या क्या था, बॉल बेयरिंग, ठीक है, फाइन पाउडर, और क्या क्या था, बाय लुब्रिकेंट्स या बाय स्ट्रीमलाइनिंग। ये जो शेप थी, इससे हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ग्रो, और क्या था, बाय यूजिंग द रफ सरफेस। सरफेस को रफ बना के तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ केसेस थे इसके। फिर हमने पढ़ा क्या, वाटर या फिर गैसेस के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, बिल्कुल होता है, वाटर के अंदर फ्रिक्शन होता है, जिसको ड्रैग बोलते हैं, और लिक्विड के अंदर भी होता है, उसके हमने केसेस डिस्कस किए। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको म्यू को बोलते हैं, और म्यू की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, एफ बाई में एन। एन क्या है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन था, मैंने बताया था, एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू क्या होता है, यूनिट लेस एक क्वांटिटी, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये चैप्टर जो है ये कवर हुआ, फ्रिक्शन चैप्टर ओवर। तो आपको इसके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो ट्राई करने हैं, आपसे हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, क्लास 8 चैप्टर फ्रिक्शन, कोर्स एनटीएससी। आज हम एनटीएससी का जो चैप्टर फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखिए बस आपको भी आंसर करने, कितने क्वेश्चन हम आपसे हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर करना, फिर उसके बारे में देखना है कि हमारे कितने ठीक है, कितने गलत है।
अब क्या करना, रीड द गिवन स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, आपके पास 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। जो स्टेटमेंट 1 है उसमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 1 में व्हेन ए बाईसाइकिल इज इन मोशन, व्हेन ए बाईसाइकिल इज इन मोशन, आपको क्या करना है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको इसके पीछे क्या कंसेप्ट है ये सीखना है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by the ground, exerted by the ground on the two wheels, on the two wheels is always in forward direction, is always in forward direction। एक स्टेटमेंट तो है ये। अब स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 वो और पढ़ लेते हैं क्या है। उसके अंदर है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ओनली व्हेन द बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ओनली व्हेन the two objects are in contact, when the two objects are in contact। तो ये आपके पास है दोनों स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हम इन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये बोला गया है, कोई बाईसाइकिल है, सपोज ये यहाँ ये कोई बाईसाइकिल है सपोज, ठीक है। यहाँ ये बोला कि जो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, साइकिल भी आगे जा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स भी आगे लगेगा, ऐसा बोला गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा होता है लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होता। वो हम बात करेंगे कब ऐसा होता है सर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो स्टेटमेंट 1 जो है ये क्या है, रॉन्ग, और स्टेटमेंट 2 क्या है, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ओनली व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखिए शाबाश, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है, कंसीडर ए व्हीकल मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड टुवर्ड्स ईस्ट। कंसीडर, ये 2 क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखना समझना। कंसीडर, आप इसमें बहुत बच्चे गलती करें। कंसीडर ए व्हीकल इज मूविंग on a horizontal road, on a horizontal road, horizontal road towards east, towards east, east direction, clear। Neglect any force by air, neglect any force by air, any force by air, एयर की वजह से जो फोर्स है उसको नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल्स बाय द रोड, द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द व्हीकल बाय द रोड, बाय द रोड क्या होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ आंख बंद करके आपने देख लिया कि जो व्हीकल है, कोई भी कार, बाइक, स्कूटर जो भी है वो ईस्ट में जा रहा है, सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, वेस्ट में, ठीक है। लेकिन इसके जो ऑप्शन थे इन्होंने थोड़ा सा यहाँ बच्चों के साथ खेल गए, ठीक है, तुम्हारी भावनाओं के साथ। तुमने यहाँ पर देखते ईस्ट का वेस्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या क्या थे, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, ईज टुवर्ड्स ईस्ट if the vehicle is accelerating, vehicle is accelerating। फर्स्ट ऑप्शन ये था। सेकंड ये था must be towards east, must be towards east। थर्ड ये था must be towards west, must be towards west। फोर्थ था none of these,
बताइए शहबाज आप इसका क्या आंसर करते हैं? अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता टेस्ट के अंदर तो आप क्या करते हैं इसके अंदर? कंसीडर व्हीकल इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड टुवर्ड्स ईस्ट, नेग्लेक्ट एनी फोर्स बाय एयर, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द व्हीकल। तो ध्यान से समझे, ये सपोज रोड है, ठीक है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, सपोज जो भी कार व्हीकल जो भी है, अगर उसकी एक्सेलरेशन बेटा 0 है या फिर एक्सेलरेशन बढ़ रही है, उस केस की बात करें, जब भी एक्सेलरेशन बढ़े तो उस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लगेगा टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ये भी ऑप्शन मिल जाता है कई बार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, जब एक्सेलरेशन बढ़े तब तो ये, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म बोल दिया जाए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी 0, ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0, तो उस केस में अगर फ्रिक्शनल फोर्स आ जाए तो उसकी वैल्यू भी क्या लिखनी है आपको 0, कोई फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर एक्ट नहीं होगा अगर वहां पर एक्सेलरेशन जो उसकी वैल्यू अगर वहां पर 0 हो जाती है तब, ठीक है, क्योंकि फोर्स वहां पर लगेगा ही नहीं, नेट फोर्स। तो इस टाइप से आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए शहबाज, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप से स्टेटमेंट है। हम 4 की बात कर रहे हैं। तो कोई स्टूडेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट जब किया तो कार जो थी उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर जो डेटा वो मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट जो है टाइप ऑफ रोड सरफेस, 4 टाइप के रोड सरफेस से जहाँ से वो गाड़ी को लेकर गया, तो उस केस में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट जो है इस टाइप से है, 4 डिफरेंट रोड पर लेकर गया और उसने क्या किया, वहाँ से ब्रेक अप्लाई की सेम स्पीड पर, ठीक है। ये टाइप है, टाइप ऑफ रोड P Q R S, ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस। यहाँ तो 18 मीटर के बाद गाड़ी स्टॉप होगी, यहाँ 15 के बाद, यहाँ 19 के बाद, यहाँ 27 के बाद, ठीक है, इतने मीटर डिस्टेंस उसने कवर की ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो ये पूछा गया किस केस में फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है, किस केस में फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है, P जो रोड है वहाँ, Q जो है वहाँ, R है वहाँ, S है, कहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स जहाँ ज़्यादा हुआ वहाँ तो गाड़ी को आगे चलने ही नहीं देगा। तो इस केस में जो गाड़ी उसने कम डिस्टेंस कवर की, मीन्स यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो है इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम। ओके, हो जाएगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा गाड़ी को आगे जाने ही देगा, रोक लेगा उसको, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपको डायग्राम बनाना था। ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स गिवन था, एक्सटर्नल फोर्स था F आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स था फ्रिक्शनल फोर्स वो था Y, ये था X, और वेट था W। आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना था, शो करना था, ठीक है। 4 डायग्राम, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो X तो यहाँ लगेगा, Y यहाँ, ठीक है, और वेट यहाँ। तो ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर रहेगा जो आपको टिक करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा बोला गया है, कोई रफ सरफेस है इंक्लाइंड इस टाइप से, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं हैविंग सेम मास, एक को तो डायरेक्ट यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया, एक को यहाँ से सरफेस पे से ऐसे लाया गया। तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी जब ये ग्राउंड पर पहुँचेगा दोनों, ये तो ग्राउंड पर यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पर, तो किसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी, ए की या बी की? तो बी की स्पीड मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि बी को रोकने वाला जो फोर्स था वो यहाँ नहीं था। यहाँ कौन सा फोर्स लगा जिसने इसकी मोशन को कम किया? फ्रिक्शनल फोर्स लगा सर, फ्रिक्शनल फोर्स ने इसकी वैल्यू क्या किया, कम। जब ये ऑब्जेक्ट आगे आ रहा था तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था बार बार, जो कौन सा फोर्स था, फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसकी मोशन का क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था हर बार, ठीक है। तो इस केस में आप बताएं कि जो बी जो है इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, जैसे ग्राउंड को टच करेगा। फिर है मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द कॉलम की हम बात कर रहे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन नंबर 2 पे है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन
नंबर 3 पे है डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन। नंबर 4 पे है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये 4 फ्रिक्शन आपको गिवन, ठीक है। वैसे रोलिंग फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन के एक टाइप होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको देखने किससे मैच करें, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेकंड ऑप्शन है लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो आंसर आपको करने हैं अब तक जो आपने पढ़ा उसी के भी आप पर। नंबर 4 आपके पास है लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये ऑप्शन है। सबसे पहले तो वो ऑप्शन टिक करना होता है जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता है, ठीक है। अगर किसी एक का नहीं भी पता ना तब वो भी हो जाता है बेटा, लेकिन अगर आपको और कुछ नहीं पता फिर नहीं होता। तो सबसे पहले देखें स्टैटिक फ्रिक्शन का, आप लोगों को पता है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि अपने आप को एडजस्ट करता है उस फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर 2 जो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मान लिया आपको इसको नहीं पता। डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी वैल्यू सर लेस देन होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ये तो डायग्राम भी किया था। अब बच गया ये रोलिंग फ्रिक्शन, तो ऑप्शन एक ही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अगर एक नहीं पता तब काम चल जाएगा, अगर एक से ज़्यादा नहीं पता फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। बाई चांस एक भूल गए, ऐसा तो हो सकता है, तो उस केस में आप इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बस आपसे पूछा गया व्हाई डज ए हॉर्स नीड टू पुल हार्डर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू स्टेप इन पुलिंग द कार्ट। जो हॉर्स है या कोई भी, सपोज हम भी हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए स्टार्टिंग के जो फ्यू स्टेप्स होते हैं, कुछ एक स्टेप होते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जबकि आगे जब गाड़ी चलने लग जाती है तब फोर्स कम लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर आपको बताना है क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको बोला है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। चलते हुए गाड़ी को चलाना आसान होता है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, लेकिन जो रुकी हुई गाड़ी को चलाना मुश्किल होता है। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ाना आसान, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसको पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, टॉप में लाना मुश्किल थोड़ा होता है। तो ये इसका आंसर आप देंगे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी दैट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है इफ बॉक्स इज बीइंग पुश्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग ए रफ सरफेस एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज अचीव्ड, इफ द पुश इज स्टॉप द बॉक्स विल। अगर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन अचीव करने के बाद जो है हम धक्का लगा रहे हैं जिस बॉक्स को, उसको धक्का लगाना अगर बंद कर देते हैं तो बॉक्स पर किस टाइप की मोशन होगी, किस टाइप की रिएक्शन होगी। तो बॉक्स धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी है या साइकिल है, कोई साइकिल पर बैठा है, हम पीछे धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही स्टॉप कर देते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड स्लो 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 होते होते लास्ट में रेस्ट पर चला आता है, रेस्ट में स्टॉप हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सा ऐसा फोर्स था, इनविजिबल फोर्स, जिसकी वजह से वो रेस्ट पर आ गया, रुक गया। वो फोर्स था इनविजिबल फोर्स, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा, जिसने सर उसकी वैल्यू को कम 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 धीरे धीरे स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये था बेटा इस फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। कल हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग ये जो चैप्टर हमने किया है, इसके रिगार्डिंग जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है आप उनको कवर कीजिए। फ्रिक्शन के बारे में कंसेप्ट, अपने जो भी फॉर्मूला आपको बनाने हैं तो वो लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।